स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंकित अग्रवाल। आप देख रहे हैं स्टडी IQ। दोस्तों, आज मैं आपके लिए कोई करंट अफेयर्स का टॉपिक तो नहीं लाया हूं, लेकिन उससे भी एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ लाया हूं जिससे आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को बहुत फ़ायदा होने वाला है। आज हमारे सामने हैं डॉक्टर वसीम। डॉक्टर वसीम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। तो मैं आपको बता दूं, डॉक्टर वसीम 5 बार यूपीएससी का इंटरव्यू दे चुके हैं एंड पिछले साल 2024 में उनका रैंक आया था 281। यस सर। एंड इस बार 2025 का जो यूपीएससी का रिजल्ट आया है, इसमें डॉक्टर वसीम ने जो रैंक हासिल की है, इट इज़ 157, राइट। तो पिछली बार IRS इनकम टैक्स में जाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर और अपग्रेड हो गए हैं मैं कहूँगा, और IPS में अब ज्वाइन करने वाले हैं डॉक्टर वसीम। तो आज हम बहुत कुछ बात करेंगे कि स्टडी IQ में किस तरह का उनका साथ रहा, उन्होंने अपनी जो पूरी जर्नी है वो कैसे यूपीएससी के तरफ लाई, और किस तरह से आप सबको क्या आपको मिल सकता है ताकि डॉक्टर वसीम का जो एक्सपीरियंस है आप सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए फ़ायदेमंद हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डॉक्टर वसीम, एक चीज़ बताइए मुझे कि आपका जो अर्ली लाइफ है वो किस तरह का रहा, आपका जो एजुकेशन है, जो स्कूलिंग है, एंड उसके बाद कॉलेज वगैरह आपने कैसे कैसे किया? सर मैं मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट बिहार से आता हूँ सर, और वहाँ से मेरी अर्ली एजुकेशन क्लास 9 तक वहीं रही सर, होम टाउन में। उसके बाद मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी गया। ओके। वहाँ से 9th 10th 11th एंड 12th करी सर। आफ्टर दैट सर आई वेंट टू pursue MBBS from वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, न्यू दिल्ली। सो दैट इज़ वाई डॉक्टर, वो मैंने PhD वाला डॉक्टर नहीं लगाया, ही इज़ प्रॉपर डॉक्टर। सर उसके बाद फिर मैंने UPSC की तरफ झुकाव रहा मेरा। सो डॉक्टर वसीम, मुझे ये जानना है कि आपका जो अर्ली लाइफ रहा, जो स्कूलिंग आपने की, तो जो आपको मोटिवेशन है यूपीएससी के लिए वो कहाँ से आया? मतलब जब आप स्कूल में थे तब आपने सोचा हुआ था कि यार मुझे यूपीएससी एग्ज़ाम देना है? आपने आई थिंक आसपास देखा होगा कि जो IAS है IPS हैं आपके आसपास, क्या उससे मोटिवेशन मिला? या फिर जब आप मेडिकल फील्ड में गए, जब आप डॉक्टर बने, क्या वहाँ से आया? तो वो आपका जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो जानना चाह रहे हैं। सर मेरे लिए मोटिवेशन से ज़्यादा जो चीज़ जिस पे मैंने फोकस किया वो ये था कि हमारी एक लाइफ है, और उसमें अगर हम अपना एक सेंस ऑफ पर्पस ढूंढते हैं, जहाँ पे जो भी हो आप, हर इंडिविजुअल का एक अपना सोचने का नज़रिया होता है, और एक सेंस ऑफ पर्पस की तरफ अगर आप अपना ध्यान लगाते हैं, कुछ सोचते हैं कि हम अपनी लाइफ में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, तो वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव में ये था कि मुझे पब्लिक सर्विस करना है, पब्लिक सर्विस बीट इन मेडिकल फील्ड और थ्रू सम अदर फील्ड्स। अच्छा, मतलब कहीं ना कहीं एक भावना थी देश के प्रति कि कुछ तो करना है, सोसाइटी के प्रति कुछ कंट्रीब्यूशन जाना चाहिए मेरी तरफ से। सर एक्चुअली जिस परिवेश से मैं आता हूँ या जिस इलाके से मैं आता हूँ सर, वहाँ पे जब आप वहाँ से बाहर निकलते हैं और फिर जब वापस मुड़कर देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो बदली जा सकती हैं, बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया जा सकता है सर। तो वो एक बहुत बड़ा सेंस ऑफ मोटिवेशन होता है कि दैट यू वांट टू गिव बैक टू योर सोसाइटी, दैट यू वांट टू गिव बैक टू द पीपल जिसके सराउंडिंग में आप ग्रो किए हैं, वो भी समाज में ऊपर उठे, थोड़ा सा आगे आए अपने लिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो और क्योंकि आप फॉर्चुनेट हैं, आप प्रिविलेज हैं दैट यू केम टू मेडिकल कॉलेज एंड यू परसूड अ वेरी गुड क्वालिटी एजुकेशन, तो कहीं ना कहीं आप पे ये ज़्यादा जिम्मेदारी होती है दैट यू आर इन अ बेटर प्लेस टू एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट। राइट। तो अगर कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो पब्लिक सर्विस का जो स्कोप है वो बढ़ जाए, वो पब्लिक सर्विस चाहे वो आप मेडिकल फील्ड के थ्रू हैं, चाहे वो सिविल सर्विसेज के थ्रू है सर, तो वो एक सेंस ऑफ एक पर्पस मुझे मिला कि यार अगर हम सिविल सर्विसेज के थ्रू जाते हैं तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म मिलेगा जहाँ पे लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ बदली जा सकती हैं सर। राइट। ये तो बात बिल्कुल सही है। आई मीन यूपीएससी क्रैक करके जब आप IAS IPS IRS जब आप बनते हो तो बहुत से, मतलब लाखों लोगों की जीवन में आप बदलाव ला सकते हो। आई थिंक वो अपने आप में ही इतना बड़ा मोटिवेशन होता है ना कि वो खींचता चला जाता है यूपीएससी करना। राइट सर। एंड वो एक बार आ गया ना तो आप लग जाते हो फिर एग्ज़ाम के लिए। सो नाउ हम कहीं ना कहीं जानना चाहेंगे कि जब आप मेडिकल फील्ड में थे, जब आप डॉक्टर में सफदरजंग में थे, राइट, आपके कितना वर्ष आप थे सफदरजंग में? सर मैंने वहाँ से MBBS करा, इंटर्नशिप भी करी,
4 साल और यस सर 5 साल। और उसके बाद फिर मैंने वहाँ पे ड्यूटीज़ भी करी सर। ओके। सो आई वाज ऑलमोस्ट थ्रू द एंटायर पीरियड आई वाज एसोसिएटेड विद सफदरजंग हॉस्पिटल। अच्छा, तो आप तैयारी कर रहे थे जब आपने फर्स्ट अटेम्प्ट कब दिया? सर 2020 में सर जब इंटर्नशिप में कर रहा था सर, वहाँ पे मुझे डिसाइड करना था सर, क्योंकि दैट वाज द पेनल्टीमेट ईयर जहाँ पे आपको डिसाइड करना है कि आपको पीजी का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना है या कहीं और किसी दूसरे डायरेक्शन में मूव करना है। तो उस टाइम मैंने डिसाइड किया बिकॉज मुझे वो ऑप्शनल भी चुनना था सर। तो मैंने उस टाइम डिसाइड कर लिया कि मुझे सिविल सर्विसेज की तरफ ही पूरा ध्यान केंद्रित करना है। ऑप्शनल क्या था आपका? और सर फिर मैंने वहाँ से ही क्योंकि मुझे लगा कि अगर बिकॉज एंथ्रोपोलॉजी वाज डूइंग वेल एट दैट टाइम। एंथ्रोपोलॉजी, यस सर। सो थोड़ा लॉजिकल लगा मुझे, तो मैंने एंथ्रोपोलॉजी लिया, 2020 का अटेम्प्ट दिया सर, एंड आई कुड रीच टू द इंटरव्यू स्टेज। फर्स्ट अटेम्प्ट में इंटरव्यू, मतलब बहुत बड़ी बात है, इट्स नॉट सो इजी। मतलब फर्स्ट टाइम में जब आप इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच जाते हो ना, तब कहीं ना कहीं आपके अंदर आ जाता है कि यार ये मैं अपना नाम वो लिस्ट में देख सकता हूँ। राइट सर। वो आसान चीज़ नहीं है। ठीक है, देन 2020 में आप इंटरव्यू तक पहुँचे। यस सर। फिर वो लिस्ट में नाम नहीं आता है, वो काफ़ी एक इमोशनल मोमेंट होता है आपके लिए, बट देन आई ट्राइड अगेन एंड अगेन। तो आप एक चीज़ बताओ, जैसे जब आप गैप देखोगे, जब इंटरव्यू का जब फाइनल रिजल्ट आता है और जो प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, बहुत कम गैप बचता है, राइट? हार्डली 1 महीने का मिल जाता है समय। जैसे अभी भी है, अभी रिजल्ट आया है तो 1-1.5 महीने का रिजल्ट। तो आपका उस समय प्रिपरेशन था कि इंटरव्यू जब आप दे दिए थे तो आप लगे हुए थे कि मैं अगला अटेम्प्ट भी दूंगा, ये सोच के? आपका क्या था वो चीज़? हाँ सर अभी इस साल तो काफ़ी अच्छा है, कम से कम 2.5-3 महीने मिल रहे हैं, 2.5 महीने मिल रहे हैं एटलीस्ट। मुझे याद है जब CSE 22 का रिजल्ट आया था, सिर्फ 5 दिन थे आपके पास सर प्रीलिम्स देने के। अच्छा। तो कहीं ना कहीं आई वॉज होपफुल अबाउट द रिजल्ट। अच्छा। हम पॉजिटिव ही सोचते हैं कि कुछ ना कुछ अच्छा आएगा रिजल्ट, बट वो अगर आपकी लिस्ट में नाम नहीं होता, दैट इज़ अ वेरी डिवास्टेटिंग मोमेंट फॉर यू। तो फिर जितना भी आपके पास टाइम बचता है सर, बिकॉज आपने ऑलरेडी प्रीलिम्स निकाला है एक बार, तो इट्स ऑल कि आप हाउ यू आर एबल टू कंपोज योर सेल्फ इमोशनली एंड एज वेल एज आप अपने आप को उस चीज़ को, रियलिटी को एक्सेप्ट करके और आगे कैसे मूव करते हैं। जो भी टाइम आपके पास मिला है उसमें प्रीलिम्स की तैयारी को वापस से कैसे रिवाइज करके, रिफाइन करके, एंड देन यू गो राइट अगेन। तो सर वो सारा प्रोसेस जितना भी आपके पास टाइम मिल रहा है, इट ऑल डिपेंड्स कि आपने जो पिछले अटेम्प्ट्स में जो भी प्रोसेस को फॉलो करा है, उस प्रोसेस पे आपका यकीन होना चाहिए सर। राइट। तो प्रीलिम्स की तैयारी जो भी मैंने बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से करी, जो मुझे लगता है, तो वो मुझे कहीं ना कहीं सारे प्रीलिम्स में मुझे हेल्प करा, जिससे मैं बार बार, मतलब मुझे प्रीलिम्स कभी हर्डल नहीं लगा सर। ओके। एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, आई थिंक सभी एस्पिरेंट्स के लिए, और हम स्टडी IQ पर भी सभी एजुकेटर्स यही समझाते हैं कि प्रीलिम्स ऐसी चीज़ है ना कि जहाँ पर आपका जो बेस है, जो फाउंडेशन है, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। मतलब जो आपका कोर टॉपिक्स जो आप पढ़ रहे हो, चाहे हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उसके जितने भी स्टैटिक पार्ट हैं, वो बहुत अच्छा आपका स्ट्रांग पकड़ होना चाहिए। देन उसको आपको लिंकेज करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो, प्रोसेस आपको पता है कि आप अच्छे से जा रहे हो, तो प्रीलिम्स उतना हर्डल लगेगा नहीं। जब आप वहीं पर अपने आप को डाउट करने लगते हो कि मैंने किया है, नहीं किया है, देन वहीं से प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। खैर, तो डॉक्टर वसीम, अब आप बताओ कि ये जो पूरा एग्ज़ाम आपने क्रैक किया, एक एक स्टेज वाइज हम चलेंगे। सबसे पहला जो प्रीलिम्स का स्टेज है, मेंस का स्टेज है, तो वो कैसे आपने अटेम्प्ट किया? लाइक क्या ये इंटीग्रेटेड तैयारी करनी चाहिए, इसको कैसे अप्रोच करना चाहिए प्रीलिम्स और मेंस को? सर आपने सही बताया। एक्चुअली 2 ब्रॉड अप्रोचेज़ हैं इस पूरे प्रिपरेशन में। राइट। एक अप्रोच ये कहता है कि आपको इंटीग्रेटेड तैयारी करनी है प्रीलिम्स और मेंस की, जो भी आपकी नोट्स हैं, जो भी आपका मटेरियल है, रिसोर्स है, जो भी टीचर्स को आप फॉलो कर रहे हैं, वो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच है। दूसरा अप्रोच ये है कि प्रीलिम्स MCQ बेस्ड है, मीन्स यू हैव टू राइट। सो दोनों की डिमांड अलग हो जाती है, ऑल्दो सिलेबस इज़ मोर और लेस ओवरलैपिंग, बट डिमांड अलग हो जाती है। सर मैंने सेकंड अप्रोच फॉलो करा। सिंस माई फर्स्ट अटेम्प्ट itself, आई कुड रियलाइज कि प्रीलिम्स अलग है, मेंस अलग है, एंड आई विल कीप ऑल द रिसोर्सेज, ऑल द नोट्स सेपरेटली फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस। That is what I feel कि that worked for me, because सब कुछ अल्टीमेटली जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, व्हेन यू आर वेल प्रिपेयर्ड, इट ऑल डिपेंड्स कि आपके नोट्स कितने इंटीग्रेटेड और कितने बार रिवाइज, कितने नोट्स कितने अच्छे हैं और कितने बार रिवाइज कर पा रहे हैं आप, कितने प्रैक्टिस के साथ रिवाइज कर पा रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक जो एस्पिरेंट्स होता है, हम इनफैक्ट हम तो हैंड रिटन नोट्स तक प्रोवाइड करते हैं, बट हम स्टिल उनको कहते हैं कि आपका खुद का नोट्स होना चाहिए। राइट सर। जब आपका खुद का नोट्स होता है, जब एक्चुअल में एग्जाम आता है, तो उसके पहले जब आप रिवाइज करो तो बहुत आसानी से हो जाता है। अगर नोट्स नहीं होगा तो बहुत मुश्किल है। राइट सर, राइट सर।
सर यहाँ पे रोल आता है, मतलब कुछ चीज़ें, क्योंकि टाइम का बहुत कंस्ट्रेंट रहता है सर। सो यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें आपको आउटसोर्स करनी पड़ेंगी, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आपको खुद से मेहनत करनी पड़ेगी सर। आप नोट्स कहीं से ले सकते हैं, किसी टॉपर के नोट्स पढ़ सकते हैं, किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नोट्स पढ़ सकते हैं, बट अनटिल अनलेस यू पुट योर ओन एफर्ट्स इन इट। मैं ये नहीं कहता कि आप जाके ज़ीरो से स्टार्ट करें, सब कुछ हैंड रिटन लिखें, खुद से लिखें, नहीं। बट जो भी आप रिसोर्स फॉलो कर रहे हैं, जो भी नोट्स बना रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, उसमें आपका बहुत अच्छा एफर्ट जाना चाहिए, जिससे वो पर्सनलाइज हो पाए सर। यू नो एवरी वर्ड ऑफ इट, कि हाँ ये यहाँ पे ये लिखा है, ऐसे लिखा है, उसका क्या मतलब है, चीज़ें जितनी आप कंसाइज कर पाओ सब्जेक्ट वाइज सर, तो वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है लास्ट में रिवाइज करने के लिए सर। अच्छा, जब नोट्स आप बनाते हो, एक चीज़ बताना, जब आप फर्स्ट रीडिंग कर रहे हो, सपोज पॉलिटी या लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, कुछ भी पढ़ रहे हो, जब आप बुक पढ़ रहे हो तो क्या फर्स्ट रीडिंग में ही आप नोट्स बना लेते थे? नहीं सर, इसमें सर मैं बताना चाहूँगा कि जैसे सर कुछ क्लासिकल बुक्स हैं हमारे, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं सर, पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी सर, इनकी क्लासिकल बुक्स को मैंने रेफ़र किया। रिसोर्सेज मोरलेस वही थे सर मेरे। मैंने उन बुक्स को पहले 2 या 3 रीडिंग मिनिमम दी सर, मतलब इन डेप्थ रीडिंग, जिससे आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। जहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहे हैं, वहाँ पे टीचर्स की हेल्प लेना, वहाँ पे जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको यूट्यूब से मिलता है या कहीं से मिलता है, या आज तो चैट जीपीटी है सर, वहाँ से मैंने उसको समझने की कोशिश करी। इसके बाद सर प्रीलिम्स के लिए मैंने क्या करा, प्रीलिम्स के लिए कुछ समरी नोट्स आते हैं सर मार्केट में, समरी नोट्स जो कि इन क्लासिकल बुक्स के समरी नोट्स मिल जाते हैं। तो मुझे ये लगा कि अगर मैं खुद से नोट्स बनाना स्टार्ट करूँगा तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा सर, तो मैंने वो समरी नोट्स लाए। बट फिर मैंने समरी नोट्स को साथ रखा और बुक्स को भी साथ रखा। आई रेड बोथ लाइन बाय लाइन। और फिर मुझे लगा कि जो समरी नोट्स में जो पॉइंट्स नहीं है या जो मिस हो गए, उसको मैंने खुद से वहाँ लिखा और इंक्लूड किया, सो दैट एक फाउंडेशन पहले से जो बना हुआ है वो भी रहे और मुझे ज़ीरो से स्टार्ट ना करना पड़े। बट मैं जो खुद से इंक्लूड कर रहा हूँ सर, अपने से लाइन लिख रहा हूँ, कुछ चीज़ें हाईलाइट कर रहा हूँ, तो वो फिर वो आपको एक पर्सनलाइज हो जाता है सर, वो नोट्स आपके पर्सनलाइज हो जाते हैं। वो पता है आपको कि ये, हाँ, ये हर चीज़ कहाँ लिखी है, कैसे लिखी है, किसका क्या मीनिंग है, कौन इंपॉर्टेंट है, कौन इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसके साथ ही सर मैंने नोट्स जितने भी ये समरी नोट्स वगैरह हैं, इसको मैंने बुक फॉर्मेट में नहीं रखा, इसको मैंने प्रिंट कराकर A4 शीट में लाया। A4 शीट लेकर उसके जो आप पंच होल कर देते हैं कॉर्नर में, एंड देन यू बाइंड इट। तो उससे क्या होता है सर, वो काफ़ी आपके नोट्स फ्लेक्सिबल हो जाते हैं कि अगर आपको कोई पेज ऐड करना हो, कुछ अगर ऐसा लगता है कि ये पेज काम का नहीं है, रिमूव कर सकते हैं, तो वो फिर काफ़ी आपका नोट्स डायनेमिक हो जाते हैं। तो द आइडिया इज़ कि यू नीड टू मेक इट कंसाइज बट ऑल्सो इंश्योर दैट इट हैज़ ऑल द इन्फॉर्मेशन। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत कंसाइज के चक्कर में ऐसे चले जाते हैं, जब कई बार हमें बाद में पढ़ते हैं तो हमें पता नहीं होता हमने क्या लिख रखा है। सो इट शुड कंटेन ऑल द इन्फॉर्मेशन बट इट शुड हैव मिनिमम नंबर ऑफ पेजेस। राइट। तो अच्छा, आई मीन ये थोड़ा सा हाइब्रिड मेथड था जो आप बता रहे हो, एंड इट्स गुड। लाइक सी, वही मैं कहता हूँ कि लाइक हर एक टॉपर का, हर एक जो रैंकर होता है, उसका एक अपना ही स्ट्रैटेजी होता है, एंड ज़रूरी नहीं है कि सभी एस्पिरेंट्स को वही एग्जैक्ट डिट्टो 100% फॉलो करना हो। जब आप भी पढ़ोगे करोगे तो आई थिंक हर एक का अपना एक मेथड निकल के आएगा और वो अपने तरीके से तैयारी करेगा, एंड हर एक का मेथड अप्लाई हो सकता है। डिपेंड्स कि आप कैसे एग्ज़ाम को अप्रोच कर रहे हो। आपका एक अलग तरीका है, कोई और दूसरा टॉपर होगा उसका अलग तरीका होगा। सो हर कोई क्रैक कर रहा है एग्जाम को। राइट सर। इट्स जस्ट दैट कि आपका एक जो बेसिक रिक्वायरमेंट है यूपीएससी एग्जाम की, वो मीट होनी चाहिए। सो वसीम, अब क्योंकि यू आर इन स्टडी आईक्यू, अभी आप हमारे स्टूडियो में हो, बताइए लाइक स्टडी आईक्यू क्या आपके जर्नी में किस तरह से हेल्प किया? कहाँ पर आपको लगा कि यार स्टडी आईक्यू की वजह से आपको बेनिफिट हुआ यूपीएससी में, जिससे हमारे जो एस्पिरेंट्स हैं जो देख रहे हैं उनको भी बेनिफिट हो सके? प्लीज़। सर, स्टडी आईक्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है सर, मतलब आप कोई भी टॉपिक सर्च कर लें यूपीएससी से रिलेटेड एंड यू टाइप इट इन यूट्यूब, तो आपको स्टडी आईक्यू के वीडियोस मिलेंगे ही मिलेंगे सर। राइट। सो ये बहुत बड़ा हेल्प था जब मैंने तैयारी स्टार्ट करी, जब व्हेन आई डिड नॉट नो मच ऑफ थिंग्स। तो टॉपिक वाइज मुझे बहुत सारी चीज़ें मिली जहाँ से मुझे हेल्प हुआ, एंड दीज आर एट ओपन प्लेटफॉर्म, you're not paying anything for it, which is a huge thing for anybody who is coming from everywhere, मतलब like from any background sir. Second thing sir, कि current affairs को लेकर सर, करंट अफेयर्स को लेकर मेरा अप्रोच ये रहा था कि मैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए सर ब्रॉडली मैंने न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा। ओके।
मतलब मुझे लगा कि टाइम को जो भी मैं टाइम ऑप्टिमाइज़ कर सकता हूँ वो मैं करूँ। तो मैं उस टाइम में मैं आर्टिकल्स पढ़ा करता था सर, न्यूज़पेपर की जगह मैंने आर्टिकल्स पढ़े बहुत सारे, ताकि वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। राइट। बट न्यूज़पेपर में थोड़ा समय ज़्यादा चला जाता है, बिकॉज यू हैव टू फ्लिप थ्रू पेजेस, बहुत सारे रैंडम टॉपिक्स आप देख रहे हो जो कि रिक्वायर्ड नहीं है सर इस एग्ज़ाम के लिए। मे बी इन इंटरव्यू स्टेज यू नीड द हेडलाइंस एंड ऑल, तो वो मैं इंटरव्यू स्टेज में पढ़ता था। तो प्रीलिम्स और मेंस में जब ये करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक्स चल रहे हैं सर, इस करंट अफेयर्स के लिए आई रिलाइड ऑन द मंथली करंट अफेयर्स। बट सर मंथली करंट अफेयर्स में अगर आपको बैकग्राउंड नॉलेज नहीं है कि ये इवेंट कब हुआ, कैसे हुआ, क्या हुआ उसके साथ, तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है आपको कनेक्ट करना सर। यहाँ पे रोल आता है सर स्टडी आईक्यू का, और स्टडी आईक्यू को मैं शुरू से सर फर्स्ट अटेम्प्ट से मैं फॉलो कर रहा हूँ, वेयर आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन डेली अपडेट्स ऑफ करंट अफेयर्स, वेयर आपने सर मतलब बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाई हैं। और उसकी ख़ास बात ये हुआ करती थी सर कि कोई इवेंट अगर आज हो रहा है तो आप उस 10 मिनट 12 मिनट की वीडियोस में आपने उसका बैकग्राउंड बताते थे सर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एक्चुअली अंडरस्टैंड व्हाट इज़ ऑन गोइंग सर। न्यूज़पेपर में कई बार हमें उस बैकग्राउंड को जानने के लिए सर काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, यू हैव टू सर्च ऑन योर ओन। बट आपकी वीडियो सुन ली तो मुझे ऐसा लगता था कि हाँ अब मुझे आई नो दिस थिंग, आई नो दिस पार्ट। अब कभी मैं करंट अफेयर्स की मैगजीन में पढ़ूंगा तो देन आई विल नो कि व्हाट हैज़ हैपेंड एक्चुअली। तो ये मुझे बहुत हेल्प किया सर, एंड आई रेगुलरली फॉलोड इट। आई ऑल्सो इंश्योर्ड कि व्हेन आई एम ट्रैवलिंग आई लिसन टू any backlogs that I have on the Study IQ platform. तो डेली बहुत वीडियोस आते हैं। हाँ सर, तो कई बार बैकलॉग्स हो जाते हैं। So when I was traveling, I used to see कि मेरे सारे वीडियोस ऑलमोस्ट मैंने देख रखे हों, so that उससे फिर आपकी अवेयरनेस पता रहती है सर। आप बहुत फिल्टर्ड कंटेंट आप निकाल कर लाते हैं सर, बहुत मेहनत भी होती है आपकी, उसके पीछे बैकग्राउंड रहता है सर, बहुत सारे रिसोर्सेस आप देखते हैं। जहाँ पे ये ऐसा टाइम है जहाँ पे सर वो इन्फॉर्मेशन का वो पैंडेमिक आ रखा है सर। हाँ, तो उसमें सर सही इन्फॉर्मेशन निकालना और सही इन्फॉर्मेशन को सही जगह पे डालना, वो काफ़ी सर मतलब अगर मैं स्टडी आईक्यू की कोई वीडियो देख रहा हूँ तो मुझे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन सही है क्योंकि आपने वो निकाल कर लाई है सर, और मुझे वो बैकग्राउंड पता है सर। एंड नॉट जस्ट मी सर, मतलब अ लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम अराउंड दिस प्रिपरेशन बैकग्राउंड सर। मेरे घर में मेरी भाभी बहुत मतलब आपकी वीडियोस रेगुलरली सुनती हैं, जस्ट बिकॉज शी वांट्स टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट थिंग्स सर। तो लोग न्यूज़ चैनल अब बंद कर दिए, मैं देख रहा हूँ। राइट सर, मतलब ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि व्हाट वी नीड और व्हाट वी एक्चुअली सीक सर, कि हम सही इन्फॉर्मेशन के पीछे भागते हैं, वो ह्यूमन नेचर है सर। वी नीड टू सीक दैट राइट इन्फॉर्मेशन कहाँ से आ रही है सर, और वो इन्फॉर्मेशन आपकी 10-12 मिनट में जो आप डिस्टिल करके देते हैं सर, दैट इज़ अ वेरी कमेंडेबल जॉब सर। थैंक यू सो मच वसीम। एंड कहीं ना कहीं यही एक मोटिवेशन है कि हमें और पुश करता है। लाइक अभी मैं इंटरव्यू ख़त्म करूँगा, जाऊँगा, एंड आई नो कि कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ होगा कहीं ना कहीं से, उसके ऊपर वर्कआउट करना है। एंड आपने सही बताया वो चीज़ ना कि मैं जाता हूँ, कई जगह जाता हूँ, लाइक मेरी वॉइस से लोग पहचानते हैं कि अच्छा ये ऐसे, क्योंकि फेस के साथ वीडियो नहीं डालता हूँ मैं, बहुत हार्डली कभी होगा। अभी आपके साथ पॉडकास्ट कर रहे हैं तो फेस आ रहा है, बट इट्स रियली गुड कि देख रहे हैं, यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाली भी देख रहे हैं, एंड जो नहीं कर रहे हैं, जिनको जनरल इन्फॉर्मेशन चाहिए वो भी देख रहे हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आज के डेट में ना इंडिया में, कि सही इन्फॉर्मेशन हर किसी तक पहुँचे। सो गुड यार। वसीम, तो और आगे बताओ यार कि इसके बाद आपका इंटरव्यू वगैरह में कैसे आपका रहा है? इंटरव्यू का जो कॉल आया तो उसमें आपका कैसा था अप्रोच? सर मेंस के अराउंड तो सर वही था, मतलब मैंने बताया सर प्रीलिम्स का अप्रोच अलग था, मेंस के लिए अलग अप्रोच था। मेंस में भी सर मैंने वैसे ही मैं बुक्स वगैरह में नहीं जाऊंगा, वो बहुत इन्फॉर्मेशन पढ़े हैं वो, और मतलब आई वुड सजेस्ट कि मेरे रिसोर्सेज वही रहे हैं जो बाकी लोगों के रहे हैं सर। सबके ऑलमोस्ट जस्ट अबाउट अप्रोच सर, मैंने मतलब नोट मेकिंग अप्रोच मैंने अलग किया थोड़ा। मैंने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का बहुत यूज़ किया सर, उससे कंसाइज हुआ। एंड ये इंपॉर्टेंट है, डिजिटल प्लेटफॉर्म आप बोले ना, कुछ लोगों के लिए वही डिस्ट्रैक्शन हो जाता है और कुछ लोगों के लिए वही फायदेमंद होता है। इट डिपेंड्स कि आप उसको कैसे यूटिलाइज कर रहे हो। अब यूट्यूब में तो रिकमेंडेशन आपको पता नहीं कितने आएंगे। Yes, sir. आपने क्या सब्सक्राइब कर रखा है और आप क्या देख रहे हो, यूट्यूब तो आपको वही रिकमेंड करेगा ना। आप इधर उधर की चीज़ देखने लग जाओगे तो रिकमेंडेशन स्टडी आईक्यू के वीडियोस नहीं आएंगे फिर आपको। बिल्कुल सर। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि यही मैं कहता हूँ कि आपका जो यूपीएससी का प्रिपरेशन है ना, उसके इर्द गिर्द आपको एक सराउंडिंग बनानी पड़ती है, एक बबल क्रिएट करना पड़ता है कहीं ना कहीं, कि जो आपको इन्फॉर्मेशन है इधर उधर की बातें छोड़ के आपको इसी के सराउंडिंग जो है, चाहे आप ट्विटर पे हो, इंस्टा पे हो, कहीं पे भी हो, आप हर चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं।
ट्रू। इट डिपेंड्स कि आप क्या चीज़ फॉलो कर रहे हो और वही आपको रिकमेंडेशन आएंगे। आई थिंक आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी जाएगी उस केस में। सो यस, इंटरव्यू के केस में आपका क्या कुछ अलग अप्रोच था, फिर आपको करंट अफेयर्स करना था, आपने डैफ को अच्छे से रीड किया, वो थोड़ा सा बताइए। हाँ सर, तो फिर इंटरव्यू जब स्टेज आया तो इंटरव्यू स्टेजेस में सर अपना रहता जो अप्रोच रहता है मोस्टली एस्पिरेंट्स का सर कि हमारे पास डैफ बहुत अच्छे से प्रिपेयर्ड होनी चाहिए सर। राइट। डैफ के जितने भी कीवर्ड्स हैं वो मैंने बहुत अच्छे से जितना इन्फॉर्मेशन मैं गैदर कर सकता था जो प्रिडिक्टेबल क्वेश्चंस थे उसके अराउंड, क्योंकि जब मैं इंटरव्यू देने गया वो प्री जीपीटी एरा था सर, तो उसमें मुझे काफ़ी मेहनत करनी हुई। जब फिर बाद में सर जब जीपीटी आया तो उससे काफ़ी हेल्प मिली सर, कि क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं उसके तो ये वाले इस साल में आपको काफ़ी यस सर, मतलब 1-2 साल से जब से जीपीटी आया सर काफ़ी हेल्प मिली। मैंने अपने नोट्स को काफ़ी क्योंकि मैं सर इंटरव्यू के सारे प्रिपरेशन मैंने जो नोट्स थे सर वो माइक्रोसॉफ्ट वन नोट पे ही डाले सर, क्योंकि वो पता है कि इंटरव्यू की चीज़ें एक्सपैंड होती रहती हैं सर, यू नेवर नो कि क्या क्या और चीज़ें ऐड हो जाए, तो वो मैंने कोशिश करी सर। इसके बाद इंटरव्यू में सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सर करंट अफेयर्स आपका। तो करंट अफेयर्स उस टाइम पे सर न्यूज़पेपर बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मतलब हर चीज़ की एक हॉकाई अप्रोच रखनी होती है कि हमें हर चीज़ के बारे में एटलीस्ट कुछ तो इन्फॉर्मेशन पता हो, वी नो कि क्या चल रहा है सर। वहाँ पे सर ये सारे जो वीडियोज़ हैं सर आपके, जहाँ पे आप अलग अलग इश्यूज़ पे आप डिस्कस कर रहे होंगे, कई बार स्टैटिक इश्यूज़ पे भी आपका डिस्कशन होता है सर। वो स्टैटिक इश्यूज़ को मैं बार बार देख रहा हूँ, उससे कुछ कीवर्ड मिल रहे हैं, कुछ आइडियाज़ मिल रहे हैं, कुछ एग्जांपल्स मिल रहे हैं, तो वो मैं कोशिश करता था कि मैं जो मेरा नोट्स है वहाँ पे टॉपिक वाइज मैं लिख लूँ जो काम की चीज़ें मुझे लगे सर। वो काफ़ी स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैंने करने की कोशिश करी। कई बार क्या होता है सर, मतलब हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उससे डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है सर, मतलब इट्स टाइम टेकिंग एक्चुअली, मतलब हो तो जाता है सर बट टाइम टेकिंग हो जाता है। बट उसके साथ अगर आप न्यूज़ पढ़ लें या पहले आप सर पहले वीडियोस देख लें या फिर उसके बाद न्यूज़ पढ़ें सर, आई थिंक तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हो जाता है सर। एक चीज़ मैं इसमें कहूँगा वही कि जैसे क्या होता है ना कि सपोज कोई वॉर हो रहा है, सपोज अभी ईरान वाला वॉर चल रहा है, तो अब कोई इंटरव्यू में ये तो नहीं पूछेगा कि यार इसने ये मिसाइल गिरा दी, कितनी मिसाइल गिराई, वो चीज़ होता नहीं है ना यूपीएससी में आता है। बट हम जब भी वीडियोस बनाते हैं उसके पीछे का बैकग्राउंड जो समझाते हैं कि इसका मेन इशू कहाँ से आया, मतलब ईरान पर क्यों हमला हो रहा है, यूएस क्यों आना चाह रहा है, उसके पीछे की क्या और पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, तो वही सब कहीं ना कहीं आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, गैदर करना होता है। एंड दैट इज़ व्हाट लाइक आपके आसपास के जो लोग हैं उनको ये पता होगा कि यार उसने ये मिसाइल गिरा दिया, इतने लोग मारे गए, लेकिन एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट्स जब आप इंटरव्यू में जा रहे हो उसके पहले आपको पीछे की चीज़ें पता होनी चाहिए। एंड वही कहीं ना कहीं अप्रोच आपको इंटरव्यू में काफ़ी हेल्प करता है, राइट? करेक्ट सर। तो गुड यार। एंड एट द एंड यही जानना चाहेंगे यार कि हाउ यू आर फीलिंग, लाइक आपका पिछले साल 2024 का जो रिजल्ट था उसमें 281 रैंक था, तो वो पहला जब आपका लिस्ट में नाम था उस समय क्या रिएक्शन था आपका, कैसा लगा था जब आया आपको? आई थिंक 4 अटेम्प्ट के बाद आपको मिला होगा, राइट? सर लास्ट ईयर वाज वेरी मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर मी बिकॉज आई हैव बीन कंटिन्यूअसली प्रिपेयरिंग। और कई बार आप लगा होगा कि यार साइकिल से बाहर निकल रहे हैं, डिसबिलीव करने लगते हैं कि यार मतलब क्यों नहीं हो रहा है इस बात पे। मतलब ऐसा लगता है कि आ जाएगा तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। हाँ बस अब तो ऐसा हो जाता है कि नाम ही आ जाए लिस्ट में। सो दैट वाज अ मोमेंट ऑफ रिलीफ फॉर मी, है ना। और माई एंटायर फैमिली वॉज वेरी हैप्पी दैट डे। तो उसमें आप होता है कि देन बिकॉज सर मैं कॉन्टिन्यूसली इंटरव्यू जा रहा था तो मुझे लगता था कि मेरे अप्रोच सही है, लाइक मेरा मतलब जो ब्रॉड अप्रोच है, जो प्रोसेस फॉलो कर रहा हूँ वो दैट इज़ करेक्ट। मे बी समटाइम्स 10-20 मार्क्स हियर एंड देयर वो ऊपर नीचे होते हैं सर। सो दैट इज़ द अनप्रेडिक्टेबिलिटी ऑफ दिस एग्जामिनेशन। मतलब आसान नहीं है। आई मीन फर्स्ट टाइम आपको आपका नाम आना उसमें, एंड जब आप सेकेंड टाइम एग्जाम दे रहे हो ना, भले आपको पता है कि आपका नाम आ चुका है, आप श्योर नहीं होते हो कि अगली बार नाम आएगा कि नहीं। दैट इज यही तो हाँ यूपीएससी अनप्रेडिक्टेबल पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भले ही कोई निकाल लिया हो, आज फर्स्ट रैंक कोई लाया हो, जरूरी नहीं कि अगली बार उसका लिस्ट में नाम आ पाए। तो ये इस एग्ज़ाम की खासियत है कि आपको अपने आप को रेगुलर अपडेट रखना पड़ता है। तो फिर आपने जब फर्स्ट टाइम आपका जो रैंक आया उसके बाद आपने सोच लिया था कि मैं एक और अटेम्प्ट दूंगा इसको? यस सर, मैंने मतलब मैं सोचा कि सर रैंक इम्प्रूवमेंट का स्कोप है सर। और क्योंकि सर जब हम कॉन्टीन्यूस पढ़ाई में रहते हैं, पढ़ाई के मोड में रहते हैं, तो वो फिर नेचुरल आता है सर। फिर हमें लगता है, और बिकॉज लास्ट ईयर फॉर मी इट वाज अ वेरी then it was a safe option for me sir, because now you are into service और आप फिर पेपर लिखने जा रहे हैं सर। तो वो कहीं ना कहीं
आपको एक सेंस ऑफ रिलीफ देता है सर, बैक ऑफ माइंड के आप सेंस ऑफ सिक्योरिटी आती है सर कि अब कुछ तो है सर मेरे पास। तो फिर देन यू गो विथ डबल कॉन्फिडेंस सर कि हाँ दैट आई नो लास्ट ईयर भी अच्छे मार्क्स आए हैं, आई कैन डू दिस थिंग्स, थोड़ा बहुत रिफाइनिंग सर, दैट इज़ द काइंड ऑफ प्रोसेस दैट वी रिक्वायर सर। अच्छा, ये चीज आपको इंटरव्यू में इस बात पूछा तो होगा कि यार Yes, आपने sir. ऑलरेडी निकाला है, Yes, sir. वो क्या था, क्या क्वेश्चन था और आपका रिप्लाई क्या था, वो कुछ बता पाओगे आप? कि उन्होंने कुछ रिलेट किया था कि आपका लास्ट ईयर निकल चुका है, आप क्यों नहीं IRS ज्वाइन कर रहे हो, कुछ ऐसा उन्होंने पूछा था? सर उन्होंने मतलब जाते ही सर दासा सर का बोर्ड था, उन्होंने बोला अच्छा। हाउ इज़ लाइफ, सो उसमें मैंने आंसर दिया और उसमें आई कुड इंक्लूड दैट आई वाज फॉर्चुनेट टू गेट इनटू इंडियन रेवेन्यू सर्विस दिस ईयर। ओके, तो फिर उन्होंने फिर इंडियन रेवेन्यू सर्विस से रिलेटेड चीज़ें काफ़ी सारी पूछी सर। ओके ओके ओके, तो आप प्रिपेयर थे उसके लिए? हाँ सर, दैट यू हैव टू प्रिपेयर तो सर। अब यार बताओ कि लाइक अब आपका जब IPS में आया, तो हाउ यू आर फीलिंग नाउ कि अब आपका IPS, अब आप पुलिस ऑफिसर बनोगे, एंड ये एक बहुत बड़ी चीज़ होती है नो, ठीक है, आई मीन ये जो IAS और IPS ये जो दोनों साथ में चलते हैं ना, तो इसका अलग ही वो होता है। तो आपको क्या, आप थोड़ा सा अपना बताओ कि जब आपको ये आया तो आप जब पुलिस ऑफिसर बनोगे तो आपका मेन एम क्या होगा, आपका मोटिवेशन क्या है, सोसाइटी में क्या सुधार लाने की आप सोच रहे हो, वो अभी आपने सोचा है कुछ इसके बारे में? जी सर, मतलब ऑल इंडिया सर्विस आपको बहुत ब्रॉड प्लेटफॉर्म देता है सर, जहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं आपके पास। और हैविंग बीन फ्रॉम मेडिकल बैकग्राउंड सर, मैंने अपने हॉस्पिटल में सर, ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारी ऐसे इश्यूज देखे सर, लाइक एग्जाम्पल सर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, दे आर हैपनिंग एज अ डॉक्टर यू कैन जस्ट ट्रीट देम, बट व्हेन यू आर इनटू एडमिनिस्ट्रेशन सर यू कैन एक्चुअली प्रिवेंट हाउ दीज ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर हैपनिंग। तो आप अगर उस लेवल पे आप अपना कंट्रीब्यूशन दे पाते हो, देन यू आर प्रिवेंटिंग अ लॉट ऑफ सफरिंग्स ऑफ द पीपल सर, मतलब तो वो काफ़ी अच्छा एक काइंड ऑफ मोटिवेशन वाला फैक्ट रहता है सर, कि वहाँ से आप चीज़ों को बदलाव ला सकते हो सर। आप बहुत सारे ऐसे केसेस देखते हो, डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस, चाइल्ड अब्यूज़ के केसेस, सेक्सुअल अब्यूज़ के केसेस, जो कहीं ना कहीं मुझे एक तरह से मुझे लगता है कि अगर पुलिस सर्विस में आप हैं तो ये सारी चीज़ों को आप प्रिवेंशन स्टेज पे बहुत अच्छे से टैकल कर सकते हैं सर। तो इट्स गुड यार, आई मीन वसीम, अब तो अब आपका जर्नी स्टार्ट होगा, यहाँ से मसूरी जाओगे, बहुत अच्छा टाइम जाने वाला है मसूरी में ट्रेनिंग, उसके बाद हैदराबाद पुलिस की ट्रेनिंग के लिए, हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल अकेडमी है, राइट? तो फ्रॉम स्टडी IQ विश यू ऑल द बेस्ट, एंड हम चाहेंगे कि यार मतलब मैं तो याद करूँगा ये चीज़ कि कहीं पर वसीम ने कुछ काम किया है एज अ पुलिस ऑफिसर, आपका कहीं टीवी में आ रहा होगा, तो आई कैन लाइक फील प्राउड फॉर दिस कि यार चलो अच्छा है कि I'll try my best, एंड विश यू ऑल द बेस्ट यार, मतलब देश के लिए लगा दो जान, बहुत अच्छा मौका मिला। श्योर सर, सो थैंक यू सो मच वसीम। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।